ये नेगेटिविटी देखने की। कहीं ना कहीं देश के हर व्यक्ति को ये देखना होगा कि मैं कुछ पॉजिटिव बात भी करूं, पॉजिटिविटी की तरफ भी मैं ध्यान दूं। केवल दूसरे व्यक्ति के अंदर नुक्स निकालकर और ये कह देना कि हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे, देश का निर्माण करेंगे, तो बड़ा मुश्किल काम है जी। ये सभी को अपने ऊपर जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ये मात्र मीडिया के बंधु केवल हम सत्य बोलते हैं, सत्य पर आधारित खबर लिखते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, तो अकेले मीडिया के बंधु क्या कर लेंगे? उसके लिए ब्यूरोक्रेसी को भी ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए जुडिशरी को भी ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिटिशियंस को भी ठीक करना पड़ेगा। पॉलिटिशियन खड़े होकर केवल भाषण दे दें, राष्ट्र का निर्माण हम करेंगे, देश का निर्माण हम करेंगे, सच्चे मार्ग पर हम चलेंगे, तो वो केवल उपदेश देकर चले जाएं, लेकिन व्यवस्था को ठीक करने की तरफ ना जाएं, तो भी मुसीबत है। आज स्थिति भयंकर है। मैं सहमत हूं बिट्टा जी की उस बात से। उन्होंने कहा 7, 10 या 15 वर्ष के बाद देश की स्थिति बड़ी भयंकर होने वाली है। हम उसकी तरफ सोच भी नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड में ये जल प्रलय जो हुआ है, ये एक दिन की कहानी नहीं है। स्टेट का दर्जा मिल गया, स्टेट बन गया, स्टेट बनने के बाद हम लोगों ने इस प्रकार की चिंता ही नहीं की कि पहाड़ों के ऊपर से कैसे वृक्षों को काटा जा रहा है, नदियों के रास्तों को कैसे रोका जा रहा है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वहां पर बांध बनाए जा रहे हैं। किसी चीज को एक लिमिट तक रोक कर रखोगे तो एक ना एक दिन वो फटेगी जरूर। तो वो स्थिति उत्तराखंड की अगर पैदा हुई तो एक दिन में नहीं हुई। उसके लिए हम सभी लोग बराबर के हिस्सेदार हैं उस चीज को खराब करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा कि हर व्यक्ति को स्वयं में जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी जी। हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। और पॉलिटिक्स में तो खासकर से पॉलिटिशियंस के बारे में तो कहा जाता है कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा टारगेट अगर किसी को बनाया जाए और सबको खुशी मिलती है तो पॉलिटिकल आदमी के बारे में बात करो, सब बड़ी जोर से तालियां बजाते हैं कि जैसे दुनिया का सारा काम, सारा करप्शन, सारी हरामजदगी, सारी नालायकी, सब कुछ देश के पॉलिटिशियंस के अंदर भरा हुआ है। हाँ, पॉलिटिशियंस भी समाज के अंदर सब एक जैसे नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में लोग काम करते थे, समाज सेवा की भावना से काम करते थे। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, सरदार पटेल, इन लोगों ने जो संघर्ष किया, देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी। देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने सोचा नहीं था हमारे परिवार के लोग मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके अंदर एक समाज सेवा की भावना थी। लेकिन आज ये चिंता का विषय है कि लोगों ने राजनीति को प्रोफेशन बना दिया, पेशा बना दिया है गरीबी दूर करने का। यह चिंता का विषय है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन यह नहीं है कि 100% पॉलिटिशियन केवल पैसा बनाने के मार्ग पर निकल गए हैं। लेकिन उनकी रेशो, इस प्रकार के लोगों की रेशो जिन्होंने राजनीति को पेशा बना दिया है, उनकी रेशो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। यह चिंता का विषय है। और डेमोक्रेसी के अंदर 51=100 होता है। पॉलिटिक्स में शायद वो 51 से ऊपर चले गए हैं। इसीलिए पॉलिटिक्स में 51=100 है, तो लोग सोचने लगे कि सारे के सारे देश में पॉलिटिशियन चोर पैदा हो गए हैं। चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी का क्षेत्र हो, अभी भी समाज में अच्छे लोग हैं। उनकी संख्या चाहे गिनती में प्रतिशत के आधार पर कम है, लेकिन अच्छे हैं। उन अच्छे लोगों को साथ लेकर हम लोग आगे चलने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से इस नए भारत के निर्माण में हम अपना सहयोग दे सकते हैं, नए भारत के निर्माण की चिंता कर सकते हैं। बिट्टा साहब होते तो मैं उनको याद दिलाता असम की स्थिति कैसी है। गोगोई जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, पहले वो स्टेटमेंट कुछ और देते हैं, फिर बदरुद्दीन जी के कहने पर तुम्हारी सरकार गिरा दी जाएगी। 27 स्टेटों में 14 स्टेटों पर किन ने कब्जा कर दिया। केंद्र में सरकार किन लोगों की बैठी है, वो क्यों नहीं चिंता करते हैं। किस प्रकार से बॉर्डर के अंदर से लोग घुसपैठ देश के अंदर करते चले जा रहे हैं। देश की स्थिति आज असंतुलन बिगड़ता चला जा रहा है। किसके कारण बिगड़ता चला जा रहा है? तो क्यों नहीं चिंता की जाती है सबके बारे में? क्यों नहीं चिंता की जाती नॉर्थ ईस्ट के बारे में? कौन शासन सत्ता पर बैठने वाले लोग हैं? तो केवल ये कहने के बाद कि आज हर कार्य के अंदर व्यक्ति राजनीति करने की बात करने लगा है, तो हमें भी उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें भी देखना पड़ेगा बदरुद्दीन कौन है। हमें भी देखना पड़ेगा व्यक्ति कहां से आने के बाद कहां पर किस प्रकार का वहां पर असंतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है एक वोट बैंक की खातिर। आज एक विशेष समुदाय के लोगों को इस प्रकार से खुश करने का दिखावा दिखाने के बाद, जिनके बारे में 60 साल तक देश के शासन सत्ता में किसी ने सोचने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनको यह दिखाने के बाद कि दुनिया के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी का राइट हो, अधिकार हो, तो एक विशेष समुदाय के लोगों का हो।
उनका विकास करने की योजना बनानी चाहिए, उनको एजुकेशन देने की योजना बनानी चाहिए। इस प्रकार के अनेकों प्रकार की सोच हैं, समाज के सभी वर्गों में है, वो केवल पॉलिटिशियंस में नहीं, एक विशेष पार्टी के लोगों में नहीं है। हर राजनीतिक दल के अंदर इस प्रकार के लोग हैं कि वो संकुचित मानसिकता रखते हैं, लेकिन हर दल के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो ब्रॉड माइंडेड हैं, जो बड़े सोच का दिमाग रखते हैं। वो मीडिया के अंदर भी लोग हैं, खुले दिल से लिखने वाले लोग हैं, खुली बात कहने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है विचारों की? आज उनके केवल कंधे पर एक थैला लटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, घूम रहे हैं, समाज के निर्माण के लिए चल रहे हैं, उनके बारे में कोई चिंता नहीं करता। चिंता की जाएगी तो किसी कमेटी के अंदर, किसी बोर्ड के अंदर अच्छे ओहदे पर बिठाया जाएगा, तो किस व्यक्ति को बिठाया जाएगा? मीडिया के किस व्यक्ति की चिंता की जाएगी? मेरे बारे में, मेरी सरकार के बारे में कौन कैसे शब्द लिख रहा है, उसकी चिंता की जाएगी? उनकी भी मजबूरियां हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उनकी भी मजबूरियां हैं, सरकार से ऐड चाहिए उनको जी, क्या करेंगे बेचारे। तो ये कहीं ना कहीं से एक दूसरे के ऊपर चीजें चिपकी हुई है जी। उस चिपकी हुई चीज को समाप्त करने के लिए हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा स्वयं को, कि पहले मैं अपने आप को ठीक करूं, दूसरे को उपदेश देने की बजाय मैं पहले स्वयं को ठीक करूं। स्वयं को ठीक करने के साथ शायद मैं चलूंगा तो शायद मैं समाज का सुधार कर सकता हूं। और मीडिया से ज़्यादा इस बारे में और किसी के पास जानकारी नहीं हो सकती, और मीडिया से ज़्यादा अच्छा कार्य कोई ज़्यादा नहीं कर सकता है कि समाज के अंदर उस बात को पहुंचाया जाए कि पॉजिटिविटी को भी अखबार में अगर 51% तवज्जो दी जाए नेगेटिविटी के बजाय 51%, तो शायद लोग पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू करें। और ये दायित्व और कर्तव्य, मैं क्षमा चाहूँगा मीडिया के मन से बोल रहा हूँ, मीडिया के लोग कहेंगे देखो अपनी आफत हमारे ऊपर टाल कर चले गए। ये सबसे बड़ा दायित्व बनता है तो मीडिया का बनता है। आज क्रेडिबिलिटी समाज में थोड़ी बहुत बची है, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और जुडिशरी के अलावा तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी थोड़ी बची हुई है, विश्वसनीयता, लेकिन धीरे धीरे वो भी धूमिल होती जा रही है। आज अगर अखबार में कोई चीज आ जाए, वो गलत आ जाए, ठीक आ जाए, अरे अखबार में आया, मैंने अखबार में पढ़ा है, ये काम हो गया है, अखबार में आया सारी कॉलोनी पास हो गई, अखबार में आया है, कॉलोनी पास हुई ना हुई अलग बात है, अखबार में आ गया सारी कॉलोनी पास हुई है, अखबार में आ गया ये काम हो गया। तो आज कहीं ना कहीं मीडिया की क्रेडिबिलिटी थोड़ी, और हमारे लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ हैं उनमें से मीडिया की क्रेडिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बची हुई है, इसलिए मीडिया के बंधुओं को उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मेरी तरफ से विराट भारत के सभी स्टाफ को बहुत बहुत बधाई। आप वार्षिकोत्सव के इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, परमपिता परमेश्वर आपको और शक्ति दे, देश के हित के बारे में लिखने की, गरीब लोगों को लाभ और गरीब लोगों के हित की बात को आप अपने अखबार के माध्यम से पहुंचाएंगे, और करप्ट और भ्रष्टाचार लोगों को निश्चित रूप से उनका कहीं ना कहीं से पर्दाफाश करेंगे, तो समाज के लोगों की और उसमें विश्वसनीयता बढ़ेगी, और समाज के लोगों का और अच्छे कार्यक्रम करने के लिए, कार्य करने के लिए उसका ध्यान आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं मेरे साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच में एक इस तरह व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही हैं और बढ़ती रहेंगी, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और एक शेर के रूप में मैं निवेदन पेश करूंगा, जिनके लिए एक चांद तो नज़र है सबकी, एक चांद तो नज़र है सबकी, दूजा तीजा आशिक दिल, चौथे तुम हो गए मेहरबां, जिससे रोशन हुई महफिल। मेरा तात्पर्य श्रीमती पूर्णिमा विद्यार्थी जी से है। आप उप महापौर दिल्ली नगर निगम में हमारे बीच में विराजमान हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज निवेदन करना चाहता हूं स्वागत के लिए श्री राजेश करदम जी से। आप उनका स्वागत करेंगे। श्री पूर्णिमा विद्यार्थी जी, विभिन्न जिस क्षेत्र में आप गईं, एक अपनी पहचान बनाई इन्होंने, और अभी उप महापौर हैं दिल्ली नगर निगम की। शुभकामनाओं के साथ हम कामना करते हैं आगे बढ़ते जाएं, और आज हमारे बीच में आए श्रीमती कविता जी सम्मानित कर रही हैं, और आदित्य रंजन जी, श्रीमती कविता करदम जी सम्मानित कर रही हैं। ठीक, और अपने व्यस्त समय निकाल करके हमारे बीच में आप आई हैं दूर से,
कई कार्यक्रमों से होते हुए अभी 2 मिनट के लिए इन्होंने समय निकाला हमारे लिए। बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम आपके। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आशीर्वचन के लिए 2 शब्द के लिए कृपया मंच पर आएंगी श्रीमती पूर्णिमा विद्यार्थी जी। आज विराट भारत के संपादक राजेश करदम जी, जो कि अपने परिवार के साथ आपकी श्रीमती मंच पर विराजमान है, आपको मैं 1 वर्ष विराट भारत की उपलब्धियों को उजागर करते हुए आप सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आपने ये इतनी सुंदर खबरों के साथ आपने ये 1 वर्ष पूरा किया। मंच पर बैठे हमारे भाई रमेश बिदुड़ी जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में महामंत्री हैं, उनको भी मैं मंच पर स्वागत करती हूं और बधाई देती हूं कि विराट भारत के बारे में आपने जो भी व्याख्यान करा है, सबको इनकी तरफ से आप सभी जितने भी हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं, काम करते हैं इस विराट भारत में, आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे विशेष सुंदरम जी जो हैं, मुझे खबर के किसी भी कोई भी खबर, कहीं की भी खबर होती है, मुझे वंचित नहीं रहने देते और हमेशा मुझे अपने अखबारों में कैद करके रखते हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने मुझे इतने सुंदर कार्यक्रम में आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि विराट भारत है, आपका टाइटल बहुत अच्छा है, दैनिक अखबार है। हम ये दुआ करेंगे कि ये अखबार नेशनल अखबार बने। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, जितने भी हमारे नेशनल अखबार जो रोज़ लोग सुबह चाय के साथ अखबार को लेकर के बैठते हैं, उनकी चाय पूरी नहीं होती है जब तक उनके सामने अखबार नहीं होता है। इसी तरह इस विराट भारत के लिए मैं भगवान से कामना करूँगी कि अच्छी अच्छी खबरें, अच्छे अच्छे संदेश आप पब्लिक के बीच में पब्लिश करें। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे बीच में दृष्टि एनजीओ की मैनेजिंग एडिटर, मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती कविता करदम जी और ये इस परिवार के मुखिया प्रधान संपादक राजेश करदम जी की धर्मपत्नी, जो कदम से कदम मिला करके अपने पति का साथ दे रही हैं और पत्र के प्रकाशन में पूरा योगदान इनका है। मैं चाहूँगा 2 मिनट आपके लिए, कृपया मंच पर आएंगी श्रीमती कविता जी। सबसे पहले मैं हमारे अतिथिगण का स्वागत करती हूं और धन्यवाद भी करती हूं हम सभी की तरफ से कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। धन्यवाद। मैं आप सभी की भी काफ़ी शुक्रगुजार हूं कि आप सभी ने अपनी डेली रूटीन से अपना टाइम निकाल के हमारे लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी का धन्यवाद एक बार और। दृष्टि एनजीओ के बारे में हम सभी काफ़ी कुछ जानते हैं और हम काफ़ी अग्रसर हैं लोगों की सेवा करने में। ज़्यादातर हम इम्पोर्टेंस देते हैं हमारे जो गरीब बच्चे हैं या जो उन बच्चे हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, आईटी में अपना फील्ड बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन जो किसी वजह से नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोली हुई है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपका अभी जो उत्तराखंड में हाल फिलहाल में जो कुछ भी हुआ है, हम सभी उससे अवगत हैं। मैं अनुरोध करूँगी, हम जितने हमने अपने भाई बहन खोए हैं उत्तराखंड में, हम उन सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति दे। जो भी अभी अपने परिवार से बिछड़ा है, हम ऊपर वाले से वंदना करेंगे कि वो अपने परिवार के साथ जल्द मिल जाए। मैं अनुरोध करती हूँ आप सभी 2 मिनट के लिए मौन व्रत धारण करें, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। धन्यवाद।
धन्यवाद। एक आखिरी निवेदन करूंगी मैं आप सभी से। उत्तराखंड में दृष्टि की टीम हमने तैयार की है, जो कि जाके वहाँ पे जो बेहतर हो सकता है हम उस तरह से उन सब की मदद करें। आप सभी से मेरा ये निवेदन है, आप जितना भी इस अच्छे कार्य के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे विराट भारत अखबार में अकाउंट डिटेल्स मिल जाएंगी आपको दृष्टि की। आप चाहें आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं, और अगर आप अकाउंट में डिपॉजिट करवाना चाहें आपको अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगी। आप अपना दिल खोल के हमारे भाई बहनों की सहायता करें। धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय अतिथिगण उपस्थित हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रधान संपादक श्री राजेश करदम जी से कि आज के मुख्य जो अतिथिगण हमारे बीच में पधारे हैं उनको मोमेंटो दे करके भी सम्मानित करेंगे। श्री राजेश करदम जी। जी, ये हमारा अतिथि सम्मान है। हमारे बीच आप आए हैं दूर से, और कार्यक्रम में आशीर्वचन के शब्द के समाप्ति के बाद में अब हमारा धन्यवाद ज्ञापन होगा। उसके पूर्व मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो हमारी बहुत बड़ी त्रासदी आई है उत्तराखंड में, इसके लिए खुद हम स्वयं जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम स्वयं प्रदूषित कर रहे हैं पर्यावरण को। पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी हमारे अंग हैं, हमें विस्तृत रूप दे रहे हैं, लेकिन मनुष्य में कुछ अपनी गलतियों के कारण, अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति को बर्बाद करने में तुले हैं। इसलिए हर लोगों की ये जिम्मेदारी है कि प्रकृति को संतुलित बनाए रखें, ताकि इस तरह की आपदा हमें झेलने को न मिले। और हाँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्री हिमांशु कालिया जी से कि कृपया मंच पर आएंगे और जो उपहार है बीता जी के लिए उनको भेंट कराएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्री कालिया जी आएँ और उनको भेंट करेंगे। ठीक, श्री कालिया जी। हाँ, और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि इसके पूर्व कि हमारे पास सूचना आई है, लंच तैयार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके पूर्व धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री राजकुमार प्रसार प्रबंधक विराट भारत मंच पर आएंगे और धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। कृपया मंच पर आएँ। आप लोगों का भी धन्यवाद, दूर दूर से पधारे, इतने समय आपने बिताए और सभा की गरिमा को बनाए रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं श्री राजकुमार प्रसार प्रबंधक के लिए, कृपया मंच पर आएंगे, धन्यवाद ज्ञापन कर। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरम जी, आपने ये सुअवसर मुझे दिया कि मैं धन्यवाद कर पाऊँ। मंच पे आसीन आदरणीय श्री रमेश भिदुड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश महामंत्री, हमारी नॉर्थ से उप महापौर पूर्णिमा जी, विराट भारत के प्रधान संपादक राजेश जी, मैम कविता जी, उन सभी पूरे विराट भारत परिवार की ओर से, पूरे डीएनडी इन्फोसॉफ्ट इंफोटेनमेंट सभी की ओर से मैं, आप जो कीमती समय निकाल के यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपना काम धंधा छोड़ा, इसके लिए विराट भारत परिवार आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, सदा आपका आभारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके उपरांत लंच की एक व्यवस्था छोटी सी की गई है, आप सभी से निवेदन है लंच करके जाएं, उसमें हमें बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद। पीछे की साइड में लंच का प्रबंध है, कृपया पीछे लंच। धन्यवाद।
तालियां